सबसे पहले लिखिए बेटा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले बेसिक बातें मैं आपको बताऊंगा कि साइज के बारे में कैसे पता किया हमने। आप खुद ही सोच के देखिए कि एटम बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, एटम्स का साइज जो है इतना छोटा होता है कि हम इवन माइक्रोस्कोप्स के हेल्प से भी इसको जो है नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो साइज कैसे पता लगा होगा, एक एटम का साइज हमें कैसे पता लग गया। आपको पता है एटम जो है स्फेरिकल शेप के होते हैं हमेशा, और हम उनकी रेडियस पता कर लेते हैं। ठीक है, इवन आपके पास एक मार्बल भी होता है ना, मार्बल, उस मार्बल की रेडियस भी पता करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपको पता होगा इसकी रेडियस पता करने के लिए आपको वर्नियर कैलिपर चाहिए, या स्पेशली आपको सेटअप करना पड़ेगा बहुत सारा। लेकिन एटम का साइज इस मार्बल से काफी छोटा होता है, और तब भी इसका साइज हम पता कर चुके हैं। ये कैसे पता किया होगा हमने, कोई बता सकता है बेटा इसके बारे में? हाँ बेटा, अगर किसी को इसके इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है तो वो मुझे बता सकते हैं, वरना मुझे बताना ही है। भाई एटम जो है काफी छोटे होते हैं, बहुत छोटा साइज होता है, लेकिन इनका साइज पता कैसे लगा हमें? तो चलिए समझ लेते हैं कैसे पता लगा। आपको एक जनरल सा आइडिया होना चाहिए कि एटम का जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले एटम स्फेरिकल शेप का होता है, और उसके बीच में एक न्यूक्लियस न्यूक्लियस रखा होता है। ठीक है, ये रफ आइडिया है किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। तो देखिए इनका साइज कैसे पता लगा। तो हमने क्या किया, जो भी कोई एलिमेंट या कंपाउंड था हमने उनको रखा एक्सरे के नीचे। ठीक है, एक्सरे से हमें न्यूक्लियस की पोजीशन पता लग जाती है। एक्सरे से हमें क्या पता लग जाता है? न्यूक्लियस की पोजीशन। ठीक है, न्यूक्लियस की पोजीशन पता लग गई हमें। अब देखिए मान लीजिए आपके पास दो एटम इस तरह से रखे हुए थे। ठीक है, या मान लीजिए बहुत सारे एटम इस तरह से रखे हुए थे। आपको क्या पता लग गया, एक तो न्यूक्लियस यहाँ पे रखा हुआ है, दूसरा न्यूक्लियस यहाँ पे रखा हुआ है, तीसरा यहाँ पे रखा हुआ है, चौथा यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, कुल मिला के आपको इस तरह की इमेज मिल गई, जहां पे आपको पता है कि न्यूक्लियस की पोजीशन क्या होगी। अब देखिए सिंपल सा प्रेडिक्शन है, अगर आपको इन दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस पता है तो आप इस एटम का साइज भी निकाल सकते हैं, सिंपली इस एटम की रेडियस भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल पाओगे? तो देखिए आपको पता है कि सारे के सारे एटम एक एक जैसे होते हैं, साइज लगभग बराबर ही होता है। ठीक है, अगर इस डिस्टेंस को आप दो से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए ये डिस्टेंस डी थी, अगर आपको इसकी रेडियस आर निकालनी है तो आर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को दो से डिवाइड कर देंगे, ये आपकी आर आ जाएगी। यानी कि रेडियस ऑफ एटम आपको इस तरह से पता लगा। समझ आया बेटा? एक्सरे किस तरह से न्यूक्लियस को डिटेक्ट करता है, ये अपने आप में एक बड़ा कंसेप्ट हो जाता है, इसको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना याद रखना आपने कि एक्सरे की हेल्प से हम न्यूक्लियस की पोजीशन या दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी कितनी होती है वो हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फंडामेंटल चीज है कि हमने किस तरह से साइज के बारे में पता किया। अब देखिए ऐसा नहीं कि ये साइज जो है एग्जैक्ट था, इसमें कुछ गड़बड़ भी थी। वो गड़बड़ कैसे थी, वो गड़बड़ भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारे तरह के बॉन्डिंग पैटर्न हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, मान लीजिए कोवलेंट बॉन्ड किसी भी तरह के एटम के अंदर है, डायमंड ही मान लीजिए। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड जो है डायमंड के अंदर होता ही होता है, ग्रेफाइट मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं। तो देखिए कोवलेंट बॉन्ड में एक खास बात होती है कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर दो एटम कुछ इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि उन दोनों का कुछ पार्ट कॉमन होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है। कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कोवलेंट बॉन्ड। अब शेयरिंग कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शेयरिंग जो है इस तरह से होता है कि एक इन दोनों एटम्स का कुछ पार्ट जो है कॉमन होता है। ये क्या है? कॉमन पार्ट है। ठीक है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे?
हाँ बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग है, बिल्कुल ठीक है। तो ये कॉमन पार्ट है। अब देखिए, हमें इनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी तो पता लगी गई है एक्सरे से, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये कोवलेंट बॉन्डिंग क्या आपको एक्चुअल साइज प्रोवाइड करवाएगी? भाई ठीक है, अलग अलग रखे हुए हैं, तब तो आप जो है डिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर दो, आपको एक्चुअल साइज मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कुछ आपका जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप कर रही है, इसकी वजह से आपको एक्चुअल साइज नहीं मिलेगा, इसमें कुछ गड़बड़ होगी। ठीक है बेटा, तो ये एक दिक्कत थी, ये दिक्कत वाली बात चल रही है। अब एक और बात देखते हैं। मान लीजिए आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कोई भी आपके पास आयनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं मान लीजिए, ठीक है। सोडियम क्लोराइड की बात की आपने। अब देखिए, सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, Na+ बन चुका है, और क्लोराइड जो है Cl- बन चुका है। अब मान लीजिए किसी भी तरह से आपने जो है इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी निकाल ली, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी आपने जो है बड़े आसानी से निकाल लिया, और किसी तरह से आपने जो है इसको इस तरह से डिवाइड किया कि Na+ का साइज आपको मिल गया और Cl- का साइज मिल गया। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या इसका एक्चुअल साइज वही रह जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि साइज जो है डिक्रीज कर जाता है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, ठीक है, तो साइज क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाला हुआ है तो वहां पे साइज जो है बढ़ जाता है। कुल मिला के अगर पॉजिटिव चार्ज है तो साइज डिक्रीज करेगा आपका एक्चुअल साइज से, अगर नेगेटिव चार्ज है तो साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये भी मुश्किल थी। हाँ बेटा दिव्या, तो कोवलेंट बॉन्ड में कैसे पता चलेगा सर? बेटा अभी मैं बता रहा हूँ, केवल मैं सिनारियो बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने जो है चीजें पता की, ठीक है। तो ये दिक्कत थी, ये भी दिक्कत थी बड़ी। अब देखिए, और भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा चल के देखते हैं। हमें जो है हीलियम का भी साइज पता लगा, नियोन, आर्गन, ये सभी क्या है आपके पास? ये सभी आपके पास है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वंडरवाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। अब देखिए, वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है ये आपके दूर दूर से लगते हैं, ऐसा नहीं कि ये मॉलिक्यूल या एटम आपके जो है नजदीक आते हैं। तो मान लीजिए एक हीलियम एटम इधर था तो दूसरा हीलियम एटम जो है यहाँ पे होगा। अब हीलियम का तो कोई कंपाउंड बना ही नहीं सकते आप, ना ही कोवलेंट कंपाउंड बना सकते हो और ना ही आयनिक कंपाउंड बना सकते हो। तो यहाँ पे भी दिक्कत थी। मान लीजिए हीलियम को आपने लिक्विफाई या सोलिडिफाई कर लिया किसी भी तरह से, और इनके बीच की डिस्टेंस आपने निकाल ली, ठीक है। अब वही आप दोबारा से इस्तेमाल कर रहे हो कि अगर ये डिस्टेंस आपके डी है तो इसकी रेडियस अगर निकालना चाहो तो रेडियस क्या होगी? D/2 होगी। अब ये कंसेप्ट फिर से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वंडरवाल फोर्स में ये एटम एक दूसरे के नजदीक होते ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम हर एक चीज को पहले, सबसे पहले क्या करते हैं? डिफाइन कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का समाधान जो है काफी सारे रिजल्ट से आया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम जो रेडियस या साइज पढ़ने वाले हैं वो किस किस तरह का साइज हो सकता है, किस किस तरह का पॉसिबल साइज आपको मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो, एटॉमिक रेडियस के अंदर कोवलेंट रेडियस क्या होती है? कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियस के बारे में आप लिखेंगे, ठीक है। तो इसको आप लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज half the size of, या half the distance of, half the distance between the centers, half the distance between the centers of the nuclei of the nuclei of two similar atoms, two similar atoms
bonded by a single covalent bond, bonded by a single covalent bond, इसको हम बोलते हैं कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस क्या है? ये क्या है? हाफ द डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ टू सिमिलर एटम। हमेशा ध्यान रखना कि दो सिमिलर एटम के बीच में आपने कोवलेंट बॉन्ड की बात करनी है, ठीक है, और वहां पे सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? कोवलेंट रेडियस कहलाएगा आपका। किस तरह से निकालेंगे? तो देखिए, मैंने आपको बता ही दिया पहले ही, इस तरह से ये दो एटम आपके बॉन्डेड होंगे। ये मान लेते हैं पहले का न्यूक्लियस है और ये दूसरे का न्यूक्लियस है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। ये मान लेते हैं एक न्यूक्लियस था, ये बी न्यूक्लियस था, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है हम मान लेते हैं ए बी होगी, ठीक है। ए बी डिस्टेंस है ये, या कुछ भी मान सकते हो, डी डिस्टेंस मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डी ही मान लेते हैं, हमने पहले डी मान के रखा था। डी डिस्टेंस आपकी, ठीक है। अब ए और बी की जो रेडियस है वो इक्वल आप मान के चल रहे हो क्योंकि सेम एटम है आपके पास। तो देखिए, इसको हम लिखेंगे आर कोवलेंट, क्योंकि ये जो हमने रेडियस निकाली है कैसी नेचर की? कोवलेंट नेचर की है। तो आर कोवलेंट क्या हो जाएगी? D/2 हो जाएगी, ठीक है। और डी क्या है? इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी है। तो इस तरह से हम कोवलेंट रेडियस को डिफाइन करते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर है ये बात? बोलिए। तो काफी बार ये बातें पूछी जा सकती हैं या पूछी जा चुकी हैं, इसलिए मैंने ये आपको लिखवाया। नेक्स्ट देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए बेटा, नेक्स्ट आपके पास वंडरवाल्स रेडियस। सेकंड आप लिखें वंडरवाल्स रेडियस, वंडरवाल्स रेडियस। अब इसको भी कैसे डिफाइन करेंगे? इसका भी डिफाइन करने का लगभग सिमिलर सा तरीका है, ठीक है। तो इसके लिखिए, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as half the distance, it is defined as half the distance between two adjacent atoms of the same element belonging to two same elements belonging to two nearest neighbor molecules of the same substance, अब देखिए, ये जो है मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइन की गई है वंडरवाल रेडियस, ठीक है। इसको हम एटम के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज में मैं इसको एटम के लिए डिफाइन कर देता हूं। इट इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स नियर बाय, दो नियर बाय एटम्स के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं वंडरवाल रेडियस, ठीक है बेटा। दोबारा बताते हैं वंडरवाल रेडियस को। वंडरवाल रेडियस, सबसे पहले ये वंडरवाल का मतलब क्या है ये समझ लो। वंडरवाल का मतलब सबसे पहले तो एक नाम है, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या बताया था कि जो एलिमेंट्स आपके कंबाइन नहीं करते हैं या जो चीजें आपकी कंबाइन नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे कि नोबल गैसेस हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से अपने आप को सॉलिड या लिक्विड बना सकते हैं, ठीक है ना बेटा।
उनके बीच में किस तरह के इंटरेक्शन होंगे वो आपको बताता है वैन डर वाल फोर्सेस। जैसे कि अगर आप हीलियम को लिक्विफाई कर पाते हो या सॉलिडिफाई कर पाते हो तो किस वजह से कर पाते हो, तो वो होता है वैन डर वाल फोर्सेस की वजह से। वैन डर वाल फोर्सेस जो है इंस्टेंटेनियस डाइपोल के फॉर्मेशन की वजह से बनते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल फॉर्मेशन। अब आप खुद ही सोच के देख सकते हैं कि भाई ये जो हीलियम एटम आपके इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन किस तरह से बनी, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन किस तरह से बना होगा। तो इसका सोचने का तरीका ये है कि सबसे पहले देखिए ये एटम तो है ही, तो इनके बीच में दो जो है प्रोटॉन होंगे, ठीक है, और साथ के साथ इनके पास दो इलेक्ट्रॉन भी हैं इस तरह से। तो इनके बीच में अट्रैक्शन कहाँ से आया, किस तरह से क्रिएट हुआ, ठीक है। तो एक सिनारियो हम यहाँ पे मान के चलते हैं, वो सिनारियो है कि मान लो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके एक ही तरफ आ जाएं। ऐसा हो सकता है घूमते घूमते जो है आपके ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ बन जाए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करो। अब इसमें देखो कि इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गए, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज एक साइड आ गया, और ये प्रोटॉन एक तरफ रह गए, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ गया। जहां पे एक सब्सटेंस के अंदर या एक चीज के अंदर दो पोल क्रिएट हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये डाइपोल बन गया इसके अंदर, ठीक है बेटा। अब डाइपोल जो है ये कैसा बना है, तो ये बना है इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए प्रेजेंट हो, ठीक है। ये जो काम होता है ये बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए होता है, वेरी स्मॉल टाइम प्रोसेस, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि ये परमानेंट बन जाता है, ये कुछ टाइम के लिए होता है। टाइम कितना होता है, ये टाइम होता है लगभग 10⁻⁻10 सेकंड, इतने टाइम के लिए बनता है, ठीक है। बेटा वंडरवाल बता रहा हूं ना मैं, वंडरवाल ने ही डिस्कवर किया। इनके बारे में सारी की सारी बातें जो है 11th क्लास में पढ़ते हैं, अभी इसके बाद चल गई है इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल टाइम प्रोसेस, और ये टाइम कितना होता है ये मैंने आपको बता दिया 10⁻⁻10 सेकंड। तो आप सोच सकते हैं ये प्रोसेस जो है इस तरह से रिपीट करता रहता है, ठीक है। यानी कि 10⁻⁻10 सेकंड के अंदर ऐसा बनेगा और फिर वापस से आ जाएगा, फिर ऐसा बनेगा फिर वापस से आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना, ठीक बात है। अब दूसरा हीलियम न्यूक्लियस है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना है ये इस दूसरे एटम को भी इफेक्ट करेगा। किस तरह से इफेक्ट करेगा, अब देखिए कोई भी ये नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज को खींच लेता है अपनी तरफ और नेगेटिव चार्ज को दूर धकेल देता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, इस प्रोसेस के अंदर ये भी एक इस तरह का इंस्टेंटेनियस डाइपोल फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। ये भी डाइपोल बन गया। अब आपको पता है अपोजिट अपोजिट चार्जेस के बीच में जो है अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्शन हुआ इनके बीच में। इस तरह से जो है इन चीजों को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो जनरली जो है आप देखोगे कि जो आपके लिक्विड एग्जिस्ट करते हैं उनके अंदर एक परमानेंट डाइपोल होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं वाटर का, तो वाटर के केस में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इन डाइपोल फॉर्मेशन की वजह से इनके अंदर जो है अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, इसी वजह से इनके मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है, ठीक है। और लिक्विड की फॉर्म में आपको ये दिखाई देते हैं। लेकिन हीलियम आपको पता होना चाहिए ये इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है लोएस्ट होता है -269 डिग्री सेल्सियस, इतना इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब लगभग 4 केल्विन के ऊपर आपको ये लिक्विड की फॉर्म में मिलता है। इतने कम टेम्परेचर पे कैसे लिक्विड बन सकता है, तो उसकी वजह बताई जाती है इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं कि ये बहुत ज्यादा नजदीक आ गए हैं, ये एक दूसरे से दूर दूर ही है, और दूर रहते हुए ही ये अपने आप को सॉलिडिफाई भी कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। इसी तरह की सिचुएशन जो है
हम बहुत सारी मॉलिक्यूल्स के अंदर देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब आपको पता है ऑक्सीजन के 2 एटम जो है इस तरह से एक दूसरे के साथ लगे होते हैं। अब एक ऑक्सीजन जो है दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ किस तरह से इंटरेक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब आपको पता है ऑक्सीजन जो है ये नेचुरली आपको गैसीय स्टेट में मिलती है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल आइडिया है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दे बोथ एग्जिस्ट एंड गैसीय स्टेट नेचुरली। इनको जो है हम लिक्विफाई या सॉलिडिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। लिक्विफाई एंड सॉलिडिफाई बोथ कर सकते हैं। किस तरह से होगा? अब देखिए लिक्विड और सॉलिड बनने के लिए अट्रैक्टिव फोर्सेस का होना बहुत जरूरी है। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स आएंगे कहां से? तो अट्रैक्टिव फोर्स आते हैं वंडरवाल फोर्स की वजह से। वंडरवाल फोर्स कैसे बनते हैं? तो वंडरवाल फोर्सेस बनते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। भाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, तो इनमें तो कोई डायपोल होगा नहीं, परमानेंट डायपोल बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा, परमानेंट डायपोल नहीं होगा, ठीक है। तो इनको अगर कोई इंटरेक्शन प्रोड्यूस करनी है तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा? इंस्टेंटेनियस डायपोल प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। और ये इंटरेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, इस प्रोसेस से, ठीक है। इंटरेक्ट करेंगे तो ये बड़े आसानी से जो है प्रोड्यूस हो सकते हैं, बन सकते हैं। ये ऑक्सीजन जो है लगभग मैं आपको बताऊं -178 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है लिक्विफाई करता है, ठीक है। तो वहां पे जो इंटरेक्शन होंगे वो क्या होंगे? वंडरवाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होंगे, वंडरवाल्स फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होंगे, जो कि इंस्टेंटेनियस डायपोल फॉर्मेशन की वजह से बनते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के जो आपकी वंडरवाल रेडियस है वो इन फोर्सेस से रिलेटेड है। और इन फोर्सेस में आपको पता होना चाहिए एटम या मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर ही रहते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ हीलियम का, ठीक है। तो हीलियम के न्यूक्लियस जो है एक दूसरे से दूर दूर है। अगर आपको इसका वंडरवाल रेडियस निकालना है तो आप क्या करोगे? इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लोगे। इन दोनों के बीच की दूरी आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं थ्रू एक्सरे, ठीक है। तो वंडरवाल आर वंडरवाल विल बी इक्वल टू D/2। अब आप ये भी अपने आप जो है दिमाग लगा ही सकते हैं कि ये जो आर वंडरवाल होगी ये एक्चुअल रेडियस से काफी ज्यादा होगी, ठीक है। समझ आ रही बेटा ये बात? ये जो आर वंडरवाल होगी ये एक्चुअल रेडियस से, एक्चुअल साइज से काफी बड़ा होगा, क्योंकि आपका साइज जो है एक्चुअल में यहां तक था। लेकिन अगर इसका हाफ देखेंगे तो हाफ में आपको साइज कहां तक मिलेगा? हाफ में आपको साइज इतना मिलेगा, लगभग आप ऐसा मान सकते हैं कि इसका डबल या ट्रिपल भी हो सकता है इसका साइज, ठीक है। और ये सभी बातें हम एनालाइज करते हुए समझेंगे, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई आपको? बोलिए, ये बात क्लियर है? ये थी वंडरवाल रेडियस के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट लिखिए मेटलिक रेडियस। मेटलिक रेडियस, अब देखिए कोवलेंट में कोवलेंट बॉन्डिंग थी, वंडरवाल में वंडरवाल फोर्सेस थे, और मेटलिक रेडियस के अंदर क्या होगा? मेटलिक बॉन्डिंग होगी, जो कि हमने नहीं पढ़ी थी, उसको भी हम पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल में क्या होता है सिस्टम, ठीक है। तो मेटलिक रेडियस क्या होता है? सबसे पहले लिख लो, इट इज डिफाइंड एज, भाई ये सिंपल डेफिनेशन है, हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, it is the half the internuclear distance between two adjacent atoms in a metallic lattice। लैटिस का मतलब, अभी थोड़ा सा घबराना मत इस चीज से, लैटिस का सिंपल सा मतलब होता है क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम। जनरली मेटेलिक सब्सटेंसेस जो है क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो लैटिस का सिंपल सा मतलब है क्रिस्टलिन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो देखिए मेटल जब भी बॉन्ड करते हैं तो ये लगभग एक दूसरे से सट जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। मेटल जो है एक दूसरे से बिल्कुल इस तरह से चिपके होते हैं।
इससे आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इनका जो साइज होगा वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मिलने वाला है। ठीक है, इनका जो साइज मिलेगा आपको, ये लगभग आपको बिल्कुल, ये मान सकते हो 99.9% एक्यूरेट मिलेगा। इसकी वजह क्या है बेटा, इनके नोट्स भेजूंगा। मैंने बोला था कि एग्जाम से पहले जो आप, कुछ बच्चे जो है मांगते थे ना, तो एग्जाम से पहले ऐसा नहीं कि सारा का सारा एकदम भेज दूंगा, साथ के साथ काम आपको मिलता रहेगा। जो भी मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ वो सारा आपको मिलेगा। ठीक है, तो टाइम टू टाइम पूरा करते रहिएगा। अब देखिए, अगर आपको इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस पता है d, तो आप इसके एक रेडियस निकाल सकते हो। तो इसको हम बोलेंगे आर मेटालिक। तो आर मेटालिक विल बी d/2। ये आपके पास हो जाएगा मेटालिक रेडियस से रिलेटेड। ठीक है बेटा, क्लियर है ये बात? बोलिए, यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, काफी बार आपसे पूछ लेते हैं कि जो आपने आर मेटालिक बोला है, ठीक है, आर वेंडरवाल पढ़ा आपने और आर कोवलेंट पढ़ा है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा एलिमेंट है जो तीनों तरह के फोर्सेस में एग्जिस्ट कर रहा हो, कहीं पे भी मान सकते हैं, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है, तो आप ये बताओ कि सबसे बड़ी रेडियस कौन सी होगी और सबसे छोटी कौन सी होगी। कुल मिला के इनका ऑर्डर बताना आपने कि आर कोवलेंट, आर मेटेलिक एंड आर वंडरवाल में से कौन सा सबसे बड़ा होगा और कौन सा सबसे छोटा होगा। ठीक है, ये आप जो है इमेजिनरी सिचुएशन मान के चल रहे हैं जहां पे सेम एलिमेंट की बात की जा रही है। ठीक है बेटा, बेटा वेंडरवाल होगा सबसे बड़ा। ठीक है, वेंडरवाल होगा सबसे बड़ा, क्योंकि वेंडरवाल में आपके पास जो एलिमेंट है वो काफी दूर दूर रहते हैं। ठीक है, वेंडरवाल जो है, वेंडरवाल के अंदर एलिमेंट जो है काफी दूर दूर रहते हैं। मान लीजिए एटम तो वही है, तो साइज तो सेम ही रहेगा, एक्चुअल साइज, लेकिन वंडरवाल रेडियस क्या होगी इन दोनों के बीच की, हाफ दूरी। मेटेलिक क्या होगा, मेटेलिक जो है एक दूसरे से सटे होंगे, ठीक बात है, तो उसके बाद जो है मेटेलिक आ जाएगा आपके पास। ठीक बात है, बिल्कुल। और सबसे कम क्या होगा, कोवलेंट होगा। कोवलेंट के अंदर क्यों सबसे कम होगा, क्योंकि कुछ एरिया जो है इनका कॉमन हो जाएगा, जिसकी वजह से इनका साइज जो है आपको कम मिलने वाला है। तो ये इसका रीजन है। ठीक है, समझ आ गया सभी को? आर वेंडरवाल जो है सबसे बड़ा होगा अगर हम सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, आर मेटेलिक उससे छोटा होगा, और आर कोवलेंट जो है सबसे छोटा आपको मिलने वाला है। समझ आई ये बात? बोलिए। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है प्रिंस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वेरिएशन ऑफ साइज, या इस साइज को हम बोल सकते हैं एटॉमिक रेडियस। वेरिएशन ऑफ साइज और एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में किस तरह से साइज वेरी करेगा वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी पीरियोडिक टेबल में साइज का वेरिएशन देखते हैं तो हम दो ट्रेंड देखते हैं। एक देखते हैं हम अलोंग ए पीरियड, एंड दूसरा हम देखते हैं अलोंग ए ग्रुप। अलोंग ए ग्रुप, ठीक है, यानी कि एक पीरियड में बात करेंगे किस तरह से साइज वेरी करेगा, और दूसरा हम बात करेंगे एक ग्रुप में किस तरह से साइज वेरी करने वाला है। ठीक है, तो इनके बारे में सबसे पहले लिख लो, अलोंग ए पीरियड साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। साइज आपका डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं, पीरियड के अंदर साइज किस तरह से डिक्रीज करता है जब हम लेफ्ट टू राइट
जाते हैं। ठीक है बेटा, ये लिख लिया आपने। इसकी वजह समझते हैं। अब देखिए, इसकी वजह है बिकॉज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, effective nuclear charge increases on moving left to right, effective nuclear charge increases। अब ये भी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं बिल्कुल बोल सकता हूं। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा समझो। देखो, एक्सटेंशन मोड में चलते हैं। ये केवल लिखने के लिए है कि किस क्या वजह होती है। अगर कहीं पे आ जाए कि अलोंग ए पीरियड साइज इस तरह से डिक्रीज करता है, क्यों करता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, सिंपल सा आंसर है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सेकंड पीरियड की। सेकंड पीरियड के अंदर आपको मिलेंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये सारे एलिमेंट मिलेंगे आपको सेकंड पीरियड के अंदर। ठीक है, अब देखिए, लिथियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 होंगे आपके पास। 3 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, और 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरह से। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, अब देखिए, सेल सेम है। आपको पता है सेकंड पीरियड में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो सेकंड सेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये आपको बात पहले से ही पता है। ठीक है, अब देखिए बेरिलियम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर 4 तो प्रोटॉन हो जाते हैं और बाहर आपके 4 ही इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन तो आपके फर्स्ट सेल के अंदर और सेकंड सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए, मैं यहाँ पे जो अंदर वाली सेल है, फर्स्ट सेल, इसको मैं साफ कर रहा हूं क्योंकि ये चीज तो कॉमन है दोनों के अंदर। ठीक है, मैं इन दोनों को कंपेयर करना चाह रहा हूं यहाँ पे। तो कंपैरिजन में आप एक बार देखो कि अगर एक तरफ से तो आपको 3 प्रोटॉन यानी 3 प्लस चार्ज और एक एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ये यहाँ पे 4 प्रोटॉन है, ठीक है, यानी कि 4 पॉजिटिव चार्ज है और 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। किस में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ये आप बताओ मुझे। हाँ बेटा, इनमें से अट्रैक्टिव फोर्स किस में ज्यादा होगा? बेरिलियम में होगा, बिल्कुल ठीक है भाई। देखो, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है जो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, हो सकता है 10th में भी आपने पढ़ लिया हो। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस होता है आपके पास के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। के यहाँ पे कांस्टेंट होता है, Q1 और Q2 यहाँ पे दोनों चार्ज हैं। ठीक है, और आर क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। अब देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको देखना है तो चार्ज अगर बढ़ेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या करेंगे? बढ़ेंगे। ये सिंपल सी बात है, देख सकते हो। आपने जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है कि अगर ए चीज बढ़ रही है तो बी भी बढ़ेगा, बी बढ़ रहा तो ए भी बढ़ेगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। हाँ बेटा, कूलम्ब लॉ बिल्कुल ठीक है, आपने पढ़ा हुआ। तो देखिए, अगर यहाँ पे चार्ज बढ़ रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, आप इसको जो है रियल लाइफ में भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि अगर 2 चीजें हैं आपके पास, या 2 आदमी हैं, या दो दो कोई भी प्राणी है, उन दोनों के बीच में अगर अट्रैक्शन है, ये मान लो एक लड़का है और ये एक लड़की है। ठीक है, अगर इन इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है तो ये नजदीक आएंगे बिल्कुल। ज्यादा अट्रैक्शन है तो और भी ज्यादा नजदीक आएंगे। ऐसा समझ सकते हो भाई? ठीक है ना, ये दोनों अपोजिटली चार्ज पार्टिकल हैं, ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश करेंगे अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो। ठीक है,
अब इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, इसका साइज जो है थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है। भाई अट्रैक्शन ज्यादा है तो इनके बीच की दूरियां क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ये इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा सा न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएंगे, दूरियां कम हो जाएंगी इनमें, समझ सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला है बेटा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रो कोलम्बिक फोर्स बोलते हैं इसको। कोलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। के क्या है, कांस्टेंट है, Q1 एंड Q2 आर चार्जेस। ठीक है, भाई अट्रैक्शन देख रहे हैं तो दो चार्जेस के बीच में देखेंगे तो एक ये पहला चार्ज है, दूसरा चार्ज है, और आर क्या है, आर आपका डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ये फॉर्मूला है। तो कुल मिला के अगर आपके पास Q1 और Q2 इनमें से कोई भी एक चीज अगर बढ़ेगी तो फोर्स क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी क्या करेगा, बढ़ेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। वही मैं बताना चाह रहा हूं कि बेरिलियम के केस में क्या हुआ, 4 तो प्रोटॉन हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। चार्ज बढ़ा तो क्या हुआ,